हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हमारा क्लास 12 का अकाउंटेंसी का सेकेंड लेक्चर है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो कैसे तैयार किए जाते हैं और उनमें किन किन अकाउंट्स को शामिल किया जाता है। बच्चों, जो हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उनमें 3 अकाउंट्स को शामिल किया जाता है। फर्स्ट है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं प्राप्ति और भुगतान खाता। सेकंड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी आय और व्यय खाता। और थर्ड है हमारे पास बैलेंस शीट यानी स्थिति विवरण। बच्चों, ये तीनों जो अकाउंट्स हैं नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं साल के एंड में प्रिपेयर करती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। बच्चों, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, जैसा कि हमें नाम से पता लग रहा है, रिसीप्ट एंड पेमेंट यानी जो हमें मिला है और जो हमारे पास से गया है वही इसमें जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यानी जो बच्चों रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज लाइक एज कैश अकाउंट। बच्चों, जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो किसकी तरह होता है? बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह होता है। आपने क्लास 11th में कैश अकाउंट बनाना सीखा था कि जो पैसा हमारे पास आया है और जो पैसा हमारे पास गया है, सिर्फ वही जो ट्रांजेक्शन हैं इसमें रिकॉर्ड करी जाती हैं कैश अकाउंट में। यहाँ पर कैश अकाउंट का नाम बदल कर क्या हो गया? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मैं आपको इसका परफॉर्मा दिखाती हूँ कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैसे तैयार किया जाता है। देखो बच्चों, ये है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा साल के अंत में तैयार किया जाता है यानी फॉर द ईयर एंडिंग। इस वजह से बच्चों जो हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो क्या हो गया? रियल अकाउंट। यानी इसमें हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? जो हमारे पास पैसा आया और जो हमारे पास से पैसा गया। ठीक है, जो पैसा आया वो कहाँ आएगा हमारे पास? डेबिट साइड में यानी हमारी रिसीप्ट साइड में। और जो पैसा गया वो कहाँ आएगा हमारे पास? पेमेंट साइड में। तो इसके अलावा यानी कोई भी जो ट्रांजैक्शन है जिसमें ना पैसा आया है ना गया है तो वो इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। यानी जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है वो इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी हमने। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। देखो बच्चों, सेकंड जो पॉइंट है, इन दिस अकाउंट ओनली कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। इसमें जो है केवल कैश ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करी जाती है। नो क्रेडिट ट्रांजेक्शन यानी इसमें कोई भी जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। इसमें बच्चों जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी जाती हैं वो किस बेसिस पर तैयार की जाती हैं? कैश बेसिस पर। यानी पैसा आया है पैसा गया है हमने सिर्फ यही देखना है। यानी वो क्या हो गया हमारे पास? कैश बेसिस। ठीक है, वो हमने कब कमाया कब नहीं कमाया हमने ये नहीं देखना है। तो ये एक्रूवल बेसिस पर नहीं बनता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि ये हमेशा कैश बेसिस पर ही तैयार किया जाता है, एक्रूवल बेसिस पर तैयार नहीं किया जाता है। इसके बाद है लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर व्हाट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। इसमें हमने सभी जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड करनी है, चाहे वो कैपिटल नेचर की हैं चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हैं। ठीक है, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस का मतलब मोटी आइटम्स, हमने कोई एसेट्स खरीदी हैं या एसेट्स बेची हैं। रेवेन्यू नेचर का मतलब छोटी, जो रूटीन में छोटी जो ट्रांजैक्शन है चलती रहती हैं। तो हमने ये देखना है कि पैसा किस ट्रांजैक्शन में आया है या गया है, चाहे वो मोटी ट्रांजैक्शन है चाहे वो छोटी ट्रांजैक्शन है, उसको हमने नोट नहीं करना। यानी दोनों ही जो ट्रांजैक्शन हैं वो इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी, चाहे वो मोटी ट्रांजैक्शन है चाहे वो छोटी ट्रांजैक्शन है। आप ध्यान लगाइए, आप सोचिए जब आप क्लास 11th में जब कैश बुक तैयार करते थे तो आप सिर्फ ये देखते थे उस समय कि पैसा किस ट्रांजैक्शन में आ रहा है किस में जा रहा है। आप ये नहीं देखते थे कि आपने कोई एसेट्स खरीदी है या आपने कोई रूटीन का एक्सपेंसेस किया है, तो आप ये कभी नहीं नोट करते थे ना। तो सेम वही है, ये कैश बुक ही है हमारी एक तरह की। तो इसमें सभी जो ट्रांजेक्शन है हमने रिकॉर्ड करनी है।
बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में हमेशा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना कर दिया गया होगा। हमने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो तैयार करनी होगी। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो कैसे बनाया जाता है, उसकी क्या फीचर्स होती हैं। उसके बाद सीखेंगे कि ये जो ट्रांजेक्शन है, आइटम्स हैं, वो हमने कहाँ पर पोस्ट करनी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालनी है, बैलेंस शीट में डालनी है, तो वो हम बाद में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो बच्चों, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है हमारा, आपको पता ही है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते थे, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में हमारी इनकम। तो यानी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है बच्चों, वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है एक तरह का। ठीक है। In this account, both cash as well as credit transactions are recorded. इसमें चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन है, चाहे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, सभी ट्रांजेक्शन जो है इसमें रिकॉर्ड की जाएंगी। वो मैटर नहीं करती कि वो हमें इनकम जो है वो कैश में रिसीव हो गई है या नहीं हुई। ठीक है। तो कैश ट्रांजेक्शन भी और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी हमने इसमें रिकॉर्ड करनी है, जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते टाइम रिकॉर्ड करते थे। थर्ड, इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन एक्रूअल बेसिस। बच्चों, इसमें जो सभी ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक्रूअल बेसिस पर ही रिकॉर्ड करी जाती हैं। मीन्स जिस टाइम पीरियड का हम अकाउंट बना रहे हैं, उस टाइम पीरियड में हमने जितनी इनकम अर्न करी है और जितने हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं, हमने वो लेने हैं, चाहे वो हमने कैश में पे करे हैं या नहीं करे, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। और लास्ट पॉइंट है, ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड। बच्चों, इसमें जो है हमेशा जो छोटी ट्रांजेक्शन होती है ना, वो रिकॉर्ड करी जाएंगी। कैपिटल नेचर की जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं करी जाती। आपको पता होगा, जब आपने क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, आप क्या करते थे, अगर हमने कोई एसेट्स खरीदी होती थी, लाइक एज बिल्डिंग, हमने कोई बिल्डिंग खरीदी थी, तो क्या करते थे कि आप उस बिल्डिंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते थे? नहीं, वो बिल्डिंग हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो वो कहाँ जाती थी, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। लेकिन बिल्डिंग के ऊपर अगर हमारे पास डेप्रिसिएशन दिया होता था, तो वो यहाँ पर आता था, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। तो यहाँ पर बच्चों हमने ये ध्यान रखना है, अकेली जो रेवेन्यू नेचर की जो ट्रांजेक्शन है वो इसमें रिकॉर्ड करनी है। यानी जो छोटे खर्चे हैं, बिजनेस के रूटीन के खर्चे हैं, वो डालने हैं। कैपिटल नेचर की जो ट्रांजेक्शन है वो हमने इसमें रिकॉर्ड नहीं करनी है, वो कहाँ जाएंगी, हमारी बैलेंस शीट में। तो बच्चों, ये परफॉर्मा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। मेरे साथ साथ आप भी इसको बना लीजिए, ताकि जब मैं आपको सिखाऊं कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो आइटम्स हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कहाँ पर आएंगी। ये तो आपको पता ही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह यहाँ पर हमारी इनकम आएंगी और यहाँ पर हमारे क्या होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा कौन सा अकाउंट होता है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो यानी डेबिट साइड में क्या आएगा हमारे पास, हमारा जो नुकसान है या हमारा खर्चा है। ठीक है। और क्रेडिट साइड में हमारी क्या आएगी, आय या फायदा जो हमारा है, वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में। तो बिल्कुल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, आपको घबराना नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। बस जो आइटम्स हैं वो नहीं है, जो रूल रेगुलेशंस हैं इसके वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिया गया है, टू बैलेंस बीडी, यानी ओपनिंग बैलेंस जो कैश और बैंक का है। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, क्या ये कैश और बैंक का बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता था? नहीं। तो इसका मतलब ये जो कैश एंड बैंक का बैलेंस है वो हमारा कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं डालना, हमने कहाँ डालना है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में भी कहाँ आता है वो, एसेट साइड में। ठीक है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, यहाँ पर ये जो है हमारी बैलेंस शीट है, तो उस बैलेंस शीट में हमने डालना है एसेट साइड में क्या, कैश एंड बैंक। लेकिन बच्चों, ये चीज ध्यान में रखनी है कि वो जो मैंने अभी आपको बताया वो हमारा ओपनिंग कैश और ओपनिंग जो है बैंक बैलेंस है। तो जब आप बैलेंस शीट अगर ओपनिंग बना रहे हैं, तो वो उस ओपनिंग जो बैलेंस शीट में है ही आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और बच्चों, ओपनिंग बैलेंस शीट आपने कब बनानी है, जब आपके पास क्वेश्चन में ओपनिंग जो कैपिटल है वो नहीं दे रखी,
ठीक है, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी फिर तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट फिर नहीं बनानी है। इसके बाद है बच्चों हमारे पास सेकंड जो आइटम है रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट की, वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मीन्स क्या होता है? चंदा। इनकी जो मेन इनकम होती है बच्चों, उनका जो सोर्स होता है वो क्या होता है? चंदा होता है। ठीक है, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में हम प्रीवियस ईयर का भी डाल रहे हैं, करंट ईयर का भी डाल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का भी डाल रहे हैं। लेकिन आपको पता है जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ जो करंट ईयर का जो इनकम होती है या एक्सपेंडिचर होता है वही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसमें फिर कौन सा जो सब्सक्रिप्शन है वो रिकॉर्ड किया जाएगा? जो करंट ईयर का होगा, बाय सब्सक्रिप्शन जो हमारा करंट ईयर का है। ठीक है बच्चों, करंट ईयर में हमने रिसीव किया है चाहे नहीं किया, वो हमने सारा इसमें रिकॉर्ड करना है। मीन्स जो सब्सक्रिप्शन एक्रूड होगा यानी एक्रूड सब्सक्रिप्शन इसमें आएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखनी है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन मीन जो हमने कमा लिया है इस साल, लेकिन चाहे हमें मिला है कैश में या नहीं मिला, तो भी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके बाद बच्चों हमारे पास आइटम दे रखी है, सब्सक्रिप्शन है वो नेक्स्ट ईयर का दे रखा है। नेक्स्ट ईयर का मीन अगले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमने इस साल ही प्राप्त कर लिया, यानी नेक्स्ट ईयर मीन्स अगले साल का। जो अगले साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो हमने इसी साल जो है प्राप्त कर लिया, लेकिन वो इस साल की इनकम तो नहीं है हमारी, तो हमने इस साल उसको प्राप्त कर लिया, वो अगले साल हमें मिलना चाहिए था, तो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया, तो वो हमारी क्या हो जाएगी बच्चों? लाइबिलिटी। तो इस वजह से वो कहाँ आएगा हमारे पास? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। अगर हमने कोई सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव किया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद बच्चों हमारे पास है डोनेशन। बच्चों हमारे पास डोनेशन यहाँ पर दो प्रकार की दे रखी है, एक तो सिंपल डोनेशन दे रखी है और एक डोनेशन फॉर बिल्डिंग दे रखी है। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अगर आपको अकेली डोनेशन दी हुई है क्वेश्चन में तो आपने उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अगर इस तरह से स्पेसिफिक डोनेशन दे रखी है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो आपने उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो बच्चों मैंने यहाँ पर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया डोनेशन को। फर्स्ट जो पार्ट है वो है हमारे पास फॉर जर्नल पर्पस, यानी क्वेश्चन में आपको अकेली डोनेशन दे रखी है, डोनेशन के साथ कुछ भी नहीं लिखा कि डोनेशन किस काम के लिए आपको दी गई है। सेकंड, फॉर स्पेशल पर्पस, जब डोनेशन आपको दी गई है तो डोनेशन के साथ आपके पास कुछ दे रखा होगा क्वेश्चन में। डोनेशन फॉर, जैसे बिल्डिंग अभी क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया था, ठीक है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, इस तरह से कुछ ना कुछ उसके साथ लिखा होगा। अगर बच्चों आपके पास क्वेश्चन में अकेली डोनेशन दे रखी है, उसके साथ कुछ मेंशन नहीं है कि ये डोनेशन आपको किस काम के लिए दी गई है, तो उसे आपने कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या होती है? हर साल की इनकम होती है। तो ये कौन सी नेचर की ट्रांजेक्शन हो गई? हमारी रेवेन्यू नेचर की, जो हर साल हमें क्या होगी? मिलेगी। तो यानी ये डोनेशन बच्चों कौन सी नेचर की आइटम है? हमारी रेवेन्यू नेचर की। तो रेवेन्यू नेचर की आइटम होने की वजह से ये कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी ये हमारी करंट ईयर की क्या होगी? इनकम होगी। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में ये दे रखा है डोनेशन फॉर बिल्डिंग या डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन फॉर एनुअल फंक्शन, इस तरह से अगर आपके पास डोनेशन के साथ कुछ लिखा हुआ आ जाए तो बच्चों वो डोनेशन हम सिर्फ उसी काम के लिए प्रयोग कर सकते हैं जिस काम के लिए हमें वो डोनेशन दी गई है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ठीक है, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग है तो यानी बिल्डिंग के काम के लिए ही इस डोनेशन का प्रयोग किया जा सकता है, यानी इसके अलावा वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। तो बच्चों ये फिर हमारी कौन सी जो आइटम है? कैपिटल नेचर की आइटम है। ठीक है, तो कैपिटल नेचर की आइटम होने की वजह से ये कहाँ आएगी हमारे पास?
लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो हमने इसको बैलेंस शीट में शो करना है कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में, जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी ना वहां पर। तो ठीक है, आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपके पास डोनेशन अकेला दे रखा है तो वो हमारी रेवेन्यू नेचर की जो आइटम होती है बार बार हमें मिलेगी, तो वो हर साल होने वाली इनकम है, तो उसे कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी वो हमारी इस साल की इनकम है। अगर हमें डोनेशन रिसीव होती है कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, तो बच्चों वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। तो उसे कहाँ शो किया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। वो हमारी कौन सी नेचर की जो आइटम है, कैपिटल नेचर की आइटम है। ठीक है, ये आपको एक एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो अकेली डोनेशन है वो किस तरह की नेचर की जो आइटम है, वो रेवेन्यू नेचर की आइटम है। डोनेशन अकेली हमें दे दी जाए क्वेश्चन में, तो उसे आप कहाँ पर पोस्ट करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। मीन्स इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो आपको यहाँ से पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। अगर डोनेशन में कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो 1 नंबर का है चाहे वो 2 नंबर का है, तो आपने उसका क्या आंसर देना है, ये पूरा जो डोनेशन का कंसेप्ट है इसमें हमारा कवर हो गया। इसके बाद देखो बच्चों, अब हमने कॉन्सेप्ट कर लिया डोनेशन का। अकेली अगर हमारे पास डोनेशन दे रखी है, अगर हमारे पास जो डोनेशन दे रखी है किसी स्पेसिफिक काम के लिए दे रखी है, तो सबसे पहले अकेली जो डोनेशन दे रखी है वो हम कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कौन सी साइड में, इनकम साइड में, बाय डोनेशन। ये हमारी करंट ईयर की इनकम है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दी गई है डोनेशन फॉर द बिल्डिंग। बच्चों ये क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, तो इसे हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ये हमें स्पेशल काम के लिए मिली है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में आएगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। बच्चों एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस क्या होती है, जब भी कोई नया मेंबर जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ज्वाइन करता है, तो उस टाइम जो फीस पे की जाती है उसे क्या बोला जाता है, एंट्रेंस फीस। तो आपको पता लग गया कि एंट्रेंस फीस क्या होती है। एडमिशन फीस, प्रवेश शुल्क, मतलब जो नया मेंबर जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, जब वो आ रहा है तो उस टाइम उसको जो फीस पे करनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फीस, प्रवेश शुल्क। अब बच्चों, अब एंट्रेंस फीस जो है वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट है या रेवेन्यू रिसीप्ट है। तो बच्चों ये इसके बारे में अलग अलग जो अकाउंटेंट्स हैं हमारे, उनकी अलग अलग राय है। कुछ कहते हैं कि इसको कैपिटल रिसीप्ट मानना चाहिए क्योंकि ये हमें पर्सन से सिर्फ एक ही बार मिलती है जब वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। और कुछ कहते हैं कि मेंबर हर साल आते रहते हैं तो ये हमें हर साल मिलेगी, तो इसको रेवेन्यू रिसीप्ट मानना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर क्लियरली बताऊंगी कि आपके पास क्वेश्चन में किस तरह की टर्म कंडीशन दी गई है, तो उसमें आपको एंट्रेंस फीस को आपने क्या मानना है, कैपिटल रिसीप्ट मानना है या रेवेन्यू रिसीप्ट मानना है। सबसे पहले बच्चों हमारे पास नथिंग मेंशन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि जो एंट्रेंस फीस है उसको आपने कैपिटल रिसीप्ट मानना है या रेवेन्यू रिसीप्ट मानना है। जब क्वेश्चन साइलेंट है, उसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो आप इसको हमेशा क्या मानेंगे, रेवेन्यू रिसीप्ट। मतलब हर साल हमें ये बार बार मिलेगी, जो हमें हर साल बार बार मिलेगी तो ये हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट होगी। तो रेवेन्यू रिसीप्ट कहाँ आती है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, वो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है, मतलब हमें हर साल वो इनकम बार बार मिलेगी। तो बार बार मिलने की वजह से वो हमारी हर साल की इनकम होगी। तो हर साल की इनकम होगी तो इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यानी इनकम साइड में वो शो की जाएगी। सेकंड जो है ऑप्शन हमारे पास बच्चों, जब क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है, क्लियरली मेंशन किया गया है क्वेश्चन में आपको कि उसको आपने कैपिटल रिसीप्ट मानना है। जब आपके पास क्लियरली मेंशन है कि आपको
एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसीट मानना है, यानी हमें ये हर साल बार बार रिसीव नहीं होगी, यानी एक बार ही रिसीव हो रही है मेंबर से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, लाइबिलिटी। तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, जो हमारा कैपिटल फंड होगा, कैपिटल फंड कहाँ आएगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। तो वहां पर आपने क्या कर देना है, इस एंट्रेंस फीस को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कैपिटल फंड में इस एंट्रेंस फीस को ऐड कर देना है। अब सेकंड बच्चों, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है हमारे पास कि हमने जो एंट्रेंस फीस हमारे पास दे रखी है उसको हमने क्या मानना है, रेवेन्यू रिसीप्ट, यानी बार बार प्राप्त होने वाली आय, मींस हमें हर साल जो है वो रिसीव होगी। क्वेश्चन में आपको ये लिखा हुआ है कि जो एंट्रेंस फीस है उसको आपने रेवेन्यू रिसीप्ट मानना है, ये लाइन आपको लिखी हुई है। तो बच्चों आपको मैंने अभी बताया, जब रेवेन्यू रिसीप्ट मानते हैं एंट्रेंस फीस को तो हम उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, कहाँ शो करते हैं उसे, हम क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये आ जाएगी क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दोबारा से इस कंसेप्ट को रिवाइज कर लीजिए। एंट्रेंस फीस है हमारे पास, जब भी कोई नया मेंबर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आता है, उसका मेंबर बनता है, तो उस टाइम उसको जो फीस पे करनी पड़ती है उसे हम बोलते हैं एंट्रेंस फीस या प्रवेश शुल्क। जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा कि आपको जो एंट्रेंस फीस है उसको कैपिटल रिसीप्ट मानना है या रेवेन्यू रिसीप्ट मानना है, कुछ भी वो मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप हमेशा उसे क्या मानेंगे, रेवेन्यू रिसीप्ट, मतलब आपको वो हर साल मिलेगी। तो हर साल मिलने की वजह से वो आपकी इनकम हो जाएगी हर साल की, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सेकंड कंडीशन है, जब क्लियरली मेंशन है, आपको क्वेश्चन में बता रखा है, ये लाइन दे रखी है कि जो आपकी एंट्रेंस फीस है उसको आपने क्या मानना है, कैपिटल रिसीप्ट मानना है। कैपिटल रिसीप्ट मानना है तो उसे क्या करेंगे, जो हमारी कैपिटल फंड होगी उसमें उस एंट्रेंस फीस को ऐड कर देंगे, कहाँ पर, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में आता है हमारा कैपिटल फंड, तो वहां पर जो है ये एंट्रेंस फीस जो है कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगी। सेकंड, आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है जो एंट्रेंस फीस है उसको आपने क्या मानना है, रेवेन्यू रिसीप्ट मानना है। तो रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है, हमारी हर साल होने वाली इनकम, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रखा है, एंट्रेंस फीस को हम यहाँ शो करेंगे बाय एंट्रेंस फीस। कब, जब कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, नथिंग मेंशन, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि इसको हमने कैपिटल रिसीप्ट मानना है या रेवेन्यू रिसीप्ट मानना है। या कब लिखेंगे, जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि इसको हमने कौन सी रिसीप्ट माननी है, रेवेन्यू रिसीप्ट माननी है। तो एंट्रेंस फीस कहाँ आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यहाँ पर क्रेडिट साइड में। जब हम उसको मानकर चलेंगे, क्या मानकर चलेंगे, कैपिटल रिसीप्ट, तो यहाँ पर बच्चों जो ये बैलेंस शीट है, यहाँ पर हमारा कैपिटल फंड होता है, तो ये कैपिटल फंड हम यहाँ लिखते हैं। तो उस कैपिटल फंड में हमने क्या कर देना है, एंट्रेंस फीस को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया एंट्रेंस फीस का। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल करवाती हूँ, अलग अलग सिचुएशंस में हमारे पास एंट्रेंस फीस दी होगी, उसका हमने क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। तो आइए एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अब है बच्चों हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बच्चों अब यहाँ पर हमने ये बताना है कि जो एंट्रेंस फीस है, हमारे पास अलग अलग केस दे रखे हैं, उसको हमने कैसे शो करना है जो न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब है उसके फाइनल अकाउंट्स में, यानी वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालनी है या बैलेंस शीट में डालनी है, मींस वो कहाँ पर शो की जाएगी वो हमने बताना है। हमारे पास अलग अलग केसेस दिए गए हैं। सबसे पहला केस दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 सेशन 2016-17 के लिए हमें एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है 1,20,000 रुपीज़, और हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि ये कैपिटल रिसीप्ट है हमारी या रेवेन्यू रिसीप्ट है, तो इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है। सेकंड केस है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड रुपीज़ 1,20,000,
2016-17 के सेशन के लिए हमें एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है 1,20,000 रुपये। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब। क्लब की जो पॉलिसी है वो क्या है? टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज रेवेन्यू रिसीप्ट। उन्होंने पॉलिसी बना रखी है कि जो एंट्रेंस फीस होगी उसको रेवेन्यू रिसीप्ट ही माना जाएगा। थर्ड केस है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 1,20,000। 2016-17 में हमें जो एंट्रेंस फीस 1,20,000 रुपये रिसीव हुई है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसीप्ट। यहाँ पर जो क्लब की पॉलिसी है वो क्या है कि जो एंट्रेंस फीस होगी उसको कैपिटल रिसीप्ट माना जाएगा। उसके बाद है केस नंबर 4। 2016-17 के लिए हमें एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है 1,20,000 रुपये। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब, क्लब की पॉलिसी के अनुसार 30% ऑफ द एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। यहाँ पर हमें क्लियरली मेंशन करके दे रखा है क्वेश्चन में कि जो सिर्फ एंट्रेंस फीस का 30% होगा वही कैपिटलाइज किया जाएगा, उसके अलावा बाकी जो एंट्रेंस फीस होगी वो कैपिटलाइज नहीं की जाएगी। बच्चों अभी हमने सेकंड क्वेश्चन को रीड आउट किया, उसमें हमारे पास केस फर्स्ट दिया गया है कि हमने 2016-17 में एंट्रेंस फीस रिसीव की है 1,20,000 रुपये की। बच्चों क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि जो हमने एंट्रेंस फीस जो है रिसीव करी है उसका हमने क्या करना है। तो जो बच्चों आपको मैंने अभी इसका कंसेप्ट करवाया था, जब क्वेश्चन साइलेंट है, आपको कुछ भी नहीं बताया गया एंट्रेंस फीस के बारे में, तो जो एंट्रेंस फीस होती है वो हमारी क्या होती है? रेवेन्यू रिसीप्ट, बार बार होने वाली रिसीप्ट। तो इस वजह से वो कहाँ आती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। और वो हमने जो एंट्रेंस फीस रिसीव की है 2016-17 की रिसीव की है, यानी 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के लिए, तो वो हमारी इनकम है, तो वो कहाँ आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में। बाय एंट्रेंस फीस 1,20,000, तो ये आ गई इसकी क्रेडिट साइड में। इसके बाद बच्चों हमारे पास दिया गया है केस सेकंड। केस सेकंड में क्या बोला गया है कि जो एंट्रेंस फीस हमने 1,20,000 रुपये रिसीव की है, जो हमारी पॉलिसी है क्लब की वो क्या कहती है कि उसको हमने रेवेन्यू रिसीप्ट मानना है। यानी यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो एंट्रेंस फीस है वो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है। अगर वो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट है इसका मतलब वो बार बार हमें रिसीव होगी, तो यानी हर साल रिसीव होगी, हर साल होने वाली इनकम है, तो वो कहाँ आएगी हमारे पास? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, यानी वो हमारी इनकम है। तो उसे हम लिख देंगे यहाँ पर बाय एंट्रेंस फीस 1,20,000 रुपये। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास केस थर्ड। थर्ड केस में हमें क्या कहा गया है कि सेशन 2016-17 के लिए हमें एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है 1,20,000 रुपये की, और क्लब की जो पॉलिसी है वो क्या कहती है कि जो एंट्रेंस फीस है वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट है बच्चों। जब वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट होती है बच्चों तो वो कहाँ आती है? बैलेंस शीट में। वो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है, तो इस वजह से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में। तो वो हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। और एंट्रेंस फीस कहाँ ऐड हो जाएगी हमारे पास? फिर वो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में, जब हम उसको कैपिटल रिसीप्ट मानते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल फंड तो कोई दिया नहीं गया, तो यहाँ पर हम ब्लैंक लिख लेते हैं, और इसमें वो जो एंट्रेंस फीस होगी वो ऐड हो जाएगी। ऐड एंट्रेंस फीस 1,20,000, तो उसको हमने कहाँ शो करना है? लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि हमने उसको कैपिटल रिसीप्ट मानना है। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास केस नंबर 4, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। केस नंबर 4 में हमारे पास क्या कहा गया है कि एंट्रेंस फीस रिसीव हुई है हमें 1,20,000 की सेशन 2016-17 के लिए, और हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि उसमें से आपने जो 30% है वो क्या करना है? कैपिटलाइज करना है। यहाँ पर यानी क्लियरली मेंशन है कि 30% हमने कैपिटलाइज करनी है एंट्रेंस फीस। इसका मतलब जो बाकी हमारे पास 70% बचेगा 1,20,000 रुपये का, वो हमने कैपिटलाइज नहीं करना है। तो 1,20,000 का हम 30% करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36,000।
इसका मतलब ये जो 36,000 है वो हमारी क्या है, कैपिटल रिसीप्ट है। और जो बाकी बची हमारे पास 72,000 वो हमारी कौन सी रिसीप्ट होगी, रेवेन्यू रिसीप्ट। देखो बच्चों, जो रेवेन्यू रिसीप्ट मानते हैं जब हम एंट्रेंस फीस को, तो वो कहाँ आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर लिख देंगे बाय एंट्रेंस फीस जो हमने कैपिटलाइज नहीं की है, 1,20,000 का कितना आ जाएगा, 70%। ठीक है, ये आ गया 72,000, यहाँ पर शो करेंगे। और जो हमने 30% कैपिटलाइज करनी है तो वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट है, वो कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में कहाँ पर ऐड हो जाएगी, कैपिटल में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैपिटल फंड लिखेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास कैपिटल फंड कोई दिया नहीं गया, उसमें हम क्या करेंगे, एंट्रेंस फीस ऐड कर देंगे। कितनी, जो 30% हमें बोला गया है क्वेश्चन में, 1,20,000 का 30%, कितना आ गया ये, 36,000। तो बच्चों, जैसा क्वेश्चन में हमें कहा गया हो, हमें उसी तरीके से एंट्रेंस फीस को मानकर चलना है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ मेंशन नहीं है, तो आपने क्या करना है, एंट्रेंस फीस को इनकम मानकर, यानी रेवेन्यू रिसीप्ट मानकर क्रेडिट साइड में डाल देना है। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको कैपिटल रिसीप्ट मानो, तो हमने कैपिटल फंड में फिर एंट्रेंस फीस को ऐड कर देना है। अगर हमें क्वेश्चन में पार्शली बोला गया है कि इतने % इसको कैपिटल रिसीप्ट माननी है, तो उस केस में जितने % हमें बोला गया है कैपिटल रिसीप्ट मानने के लिए, उतनी तो हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। बाकी जो बचेगी उसे हम कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, क्रेडिट साइड में। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस। बच्चों, ये लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है, इसे बोलते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क। कई बार क्या होता है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, हमारी संस्था होती है, उसके जो मेंबर्स हैं वो बार बार चंदा देने की बजाय क्या पे कर देते हैं, आजीवन सदस्यता शुल्क। मतलब एक बार में ही वो पूरी लाइफ की जो अपनी फीस है वो पे कर देते हैं। ठीक है, तो उसे बोला जाता है लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, तो ये 1 साल की नहीं होती, पूरी लाइफ की होती है, मतलब होल लाइफ, सारी लाइफ की वो जो है मेंबरशिप फीस वो एक बार में ही पे कर देते हैं। तो ये बच्चों हमारी क्या होती है, कैपिटल रिसीप्ट। ये हमें बार बार रिसीव नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से ये हमारी क्या होती है, कैपिटल रिसीप्ट। तो बच्चों, कैपिटल रिसीप्ट का हमने क्या करना होता है, जो हमारा कैपिटल फंड होता है उसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि इसको हमने क्या करना है, जो हमारी कैपिटल फंड दे रखी होगी उसमें हमने इसको ऐड कर देना है। क्या मानकर, कैपिटल रिसीप्ट मानकर। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने बैलेंस शीट का जो परफॉर्मा यहाँ पे बनाया था, जहां पर मैंने एंट्रेंस फीस ऐड करी थी, तो उसमें ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि हमने लाइफ मेंबरशिप फीस का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में आइटम दे रखी है लिगेसी। बच्चों, ये लिगेसी क्या होती है हमारे पास, ये होती है वसीयत। वसीयतनामा होता है, कोई मेंबर डेथ हो जाती है किसी मेंबर की, ठीक है, तो अपनी वो जो वसीयत है वो क्या कर देता है, संस्था के नाम कर देता है कि मेरे मरने के बाद जो ये प्रॉपर्टी है वो इस ऑर्गेनाइजेशन की हो जाएगी। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वसीयत। तो ये बार बार हमें मिलने वाली इनकम नहीं है, तो ये हमें एक बार ही मिलती है किसी पर्सन से, जब वो अपनी वसीयत संस्था के नाम पर कर जाता है, वो भी तब। तो इस वजह से ये हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो लिगेसी को हमेशा कहाँ शो किया जाता है, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। यानी आपको क्वेश्चन में लिगेसी दे रखी है, तो आपने इसको कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है सेल ऑफ एसेट्स। हमने कुछ एसेट्स बेची हैं, उसका कुछ पैसा आया है। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो उस टाइम में अगर हम एसेट्स सेल करते थे तो उससे मिलने वाला पैसा तो वहां नहीं आता था। क्यों, एक तो हम क्या करते थे, आप सोचिए जरा, उस टाइम हम क्या करते थे, एक तो जो हमारे पास वो बैलेंस शीट में
जो एसेट्स दे रखी होती थी, उस एसेट्स में से जितनी एसेट्स हमने क्या कर दी, सेल कर दी, एक तो उसमें से हम क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। और एसेट्स के बेचने पर हमें या तो प्रॉफिट होता है या हमें क्या होता है, लॉस होता है। तो अगर हमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट है तो उसे हम कहाँ शो कर देते, इनकम साइड में, यानी बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ठीक है। अगर हमें लॉस होता था तो उसे हम कहाँ शो करते थे, डेबिट साइड में, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो यहाँ पर भी उसका सेम वही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने करना है। नेक्स्ट, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है। बच्चों अगर हमारे पास क्वेश्चन में ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट दे रखा है, कुछ मेंशन नहीं है, वही इसका डोनेशन की तरह करना होता है हमने। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो सिंपल ये हमें हर साल होने वाली इनकम है, रेवेन्यू रिसीप्ट, तो ये कहाँ आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बाय ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है कि इसको आपने कैपिटल रिसीप्ट मानना है तो उसे आप कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर किसी स्पेशल काम के लिए ग्रांट मिली है, वो काम दे रखा है, तो वो भी हमने यहाँ पर लिखना है, तो भी वो कहाँ आएगी, लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। उसके बाद है बच्चों, हमें रेंट रिसीव हुआ है, रेंट हर साल होने वाली इनकम है, तो इस वजह से ये कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में, बाय रेंट अकाउंट। ठीक है। उसके बाद है एनुअल स्पोर्ट्स फंड। बच्चों हमारे पास कोई भी जो है स्पोर्ट्स फंड या किसी भी तरह का अगर फंड दिया हो तो बच्चों वो हमारी हमेशा क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी कहाँ आती है, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। तो यहाँ पर जो एनुअल स्पोर्ट्स फंड है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, एनुअल स्पोर्ट्स फंड। और अगर इस फंड से रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो वो क्या हो जाएगा, इसमें से लेस हो जाएगा। लेस, जैसे स्पोर्ट्स फंड है तो इसमें स्पोर्ट एक्सपेंसेस होंगे हमारे पास, तो स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस हैं तो वो इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यानी अगर कोई फंड में से हमने खर्चा किया है तो वो माइनस करना है, या इस फंड के लिए हमें कहीं से कोई डोनेशन मिली है या कुछ मिला है तो वो इस फंड में हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। लेकिन वो कहाँ शो किया जाएगा, बैलेंस शीट में। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमने पुराने न्यूज़पेपर बेचे हैं। सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, हमने कोई पुरानी मैगजीन्स बेची हैं, तो ये तो रद्दी है बच्चों, हर साल हम कुछ ना कुछ बेचेंगे, तो ये कहाँ आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये छोटी सी आइटम है तो हमें हर साल मिलेगी, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। ठीक है। अगर मैगजीन बेची हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाएंगी, बाय सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स। उसके बाद क्वेश्चन में हमें दे रखी है एक सन्ड्री रिसीप्ट। सन्ड्री रिसीप्ट क्या होती है बच्चों, कोई छोटी मोटी जो इनकम है हमें हो जाती है बाहर से, मीन्स उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो पैसा कहाँ से आया है, तो कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही आएगा। क्या लिख के, बाय सन्ड्री रिसीप्ट, वो हमारी इनकम है इस साल की। ठीक है। तो अब बच्चों ये रिसीप्ट साइड जो है हमारी, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की सारी कंप्लीट हो गई। अकेला जो बैलेंस है वो बच गया बैंक का। बैंक का ओवरड्राफ्ट है, तो ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ आता है, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है। तो यहाँ पर हम शो करेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा बच्चों, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में अगर हमारे पास जो है ट्रांजेक्शन दी है, पेमेंट्स करते हैं, पैसा जाता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, खर्चे। तो खर्चे कहाँ आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, यानी वो कैपिटल पेमेंट्स होती हैं, जैसे कुछ कैपिटल रिसीप्ट होती हैं, वैसे ही कुछ कैपिटल पेमेंट्स होती हैं, तो वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करनी होती। कहाँ शो करनी होती है, वो हमने बैलेंस शीट में। सबसे पहली आइटम हमारे पास दे रखी है एनुअल स्पोर्ट एक्सपेंसेस। बच्चों एनुअल स्पोर्ट एक्सपेंसेस हैं, बच्चों मैंने आपको अभी करवाया था कि हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा था, एनुअल स्पोर्ट्स फंड दे रखा था,
और उस फंड से रिलेटेड खर्चा है हमारा एनुअल स्पोर्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट करवाया था कि जो भी हमारे पास खर्चे अगर दे रखे हैं और उससे जो रिलेटेड है वो फंड दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन में, तो बच्चों हमने क्या करना है, वो जो फंड होगा वो कहाँ आएगा हमारे पास, बैलेंस शीट में। कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में। और पर्टिकुलर वो जो खर्चा होगा वो वहां से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी जो बैलेंस बचेगा हमारे पास फंड का वो कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। बच्चों इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारे पास दे रखी है सैलरी एंड वेजेस। ये बच्चों हमारा रूटीन का होने वाला खर्चा है। तो ये कहाँ पर आएगा हमारे पास, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, टू सैलरीज एंड वेजेस। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें भी हम सैलरीज एंड वेजेस को रिकॉर्ड करते थे। उसके बाद है रेंट रेट एंड टैक्सेस। रेंट रेट एंड टैक्सेस भी हमारा रूटीन का खर्चा है, तो ये भी कहाँ पर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर साइड में, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। उसके बाद है बच्चों हमारे पास इंश्योरेंस। बच्चों इंश्योरेंस भी हमारा खर्चा है हर साल का, तो ये भी कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बच्चों अपने दिमाग में ये बिठा लो कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम्स आती थी हमने वही आइटम्स, वही ट्रीटमेंट यहाँ पर हमने करना है, सिर्फ नाम ही चेंज हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। इसके बाद है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बच्चों अब यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं, तो ये खरीदे हैं, जब खरीद रहे हैं तो ये हमारी क्या है, एसेट्स हैं। जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो वो हमारा कौन सा खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो वो जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है बच्चों, वो बैलेंस शीट में। तो यानी जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने खरीदे होंगे तो वो कहाँ आएंगे हमारे पास, बैलेंस शीट में। अगर इसके ऊपर आपको कोई डेप्रिसिएशन दे रखा होगा क्वेश्चन में, वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसके बाद बच्चों हमारे पास दे रखा है फर्नीचर। फर्नीचर भी बच्चों हमारी क्या होती है, एसेट होती है। एसेट्स खरीदी है तो एसेट्स यानी ये हमारा कौन सा एक्सपेंसेस है, कैपिटल एक्सपेंसेस है ये हमारा। तो ये कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट में। एसेट्स खरीदी, एसेट्स बढ़ गई, तो ये आ गई हमारे पास बैलेंस शीट में, फर्नीचर। उसके बाद है बुक्स एंड periodicals। हमने बच्चों बुक्स खरीदी हैं, periodicals खरीदी हैं। बच्चों जो हम बुक्स खरीद लेते हैं वो एक बार में खराब नहीं होती, बुक्स जो है सालों साल चलती जाती हैं। तो इस वजह से जो बुक्स होती हैं वो भी हमारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। तो इन्हें कहाँ शो किया जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। बुक्स एंड periodicals को भी हम कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। ध्यान रहे जो ये बुक्स एंड periodicals जो भी हमने एसेट्स यहाँ पर खरीदी हैं, ये हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी उसी में रिकॉर्ड करी जाएंगी। ठीक है, जो हमने इस ईयर जो भी एसेट्स खरीदी हैं वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करी जाएंगी। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है ऑडिट फीस। बच्चों ऑडिट फीस जो है हमें हर साल पे करनी पड़ती है, तो ये हमारा कौन सा खर्चा है, हर साल का होने वाला खर्चा है। तो ये कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा हमारे पास, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू ऑडिट फीस। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो दे रखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो भी जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वो कहाँ आती थी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उसके बाद आपको दे रखा है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम बच्चों क्या होता है, कुछ जो हम पेमेंट्स करते हैं, काम बाहर से करवाते हैं जो हमारे संस्था के कर्मचारी नहीं होते, यानी बाहर वाले लोगों से काम करवा रहे हैं, तो उसके बदले में हम उनको जो पेमेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम। हिंदी में जिसे बोला जाता है व्यवसायिक शुल्क। ठीक है, तो ये भी बच्चों हमारा क्या है, हर साल का होने वाला खर्चा है। तो हमें कुछ ना कुछ काम बाहर से करवाना पड़ेगा।
तो ये बच्चों कहाँ आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू ऑनरेरियम। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक्सपेंसेस दे रखे हैं बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस भी हमें हर साल पे करने पड़ते हैं, तो ये भी कहाँ आएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, टू बैंक चार्जेस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहाँ शो किए जाएंगे, एक्सपेंडिचर में। उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। ये भी हमारा हर साल का होने वाला खर्चा है, तो ये भी यहाँ पर नोट किया जाएगा, टू पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ठीक है। उसके बाद है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये भी हमारा हर साल का होने वाला खर्चा है, तो इसे भी हम कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंडिचर है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है सन्ड्री एक्सपेंसेस। कोई छोटे मोटे खर्चे हो गए वो, तो वो भी कहाँ शो किए जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंसेस में, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। ठीक है। अगर सन्ड्री एक्सपेंसेस है तो वो कहाँ आ जाएंगे हमारे पास, एक्सपेंसेस साइड में। अगर हमारे पास सन्ड्री इनकम्स है या सन्ड्री रिसीप्ट है तो वो कहाँ आ जाएगी, इनकम साइड में। इसके बाद बच्चों दे रखा है इन्वेस्टमेंट्स। हमने इन्वेस्टमेंट जो है वो खरीदी है। बच्चों इन्वेस्टमेंट्स खरीदी है तो ये हमारा कौन सा खर्चा, मोटा खर्चा होता है, यानी कैपिटल पेमेंट करी है हमने, तो बच्चों ये कहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, एसेट्स में। तो ये हमारी क्या है, कैपिटल पेमेंट है, तो ये बड़ा खर्चा है, तो ये हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स है, उसे हम शो करेंगे बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। उसके बाद बच्चों बिल्डिंग खरीदी है, तो ये भी हमारा क्या है, मोटा खर्चा है। बिल्डिंग खरीद ली, बार बार तो हम ये खर्चे जो है नहीं करते हैं, तो इस वजह से इसे भी कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में। तो बिल्डिंग आ गई यहाँ पर। अगर क्वेश्चन में हमें कहा गया हो कि हमने डेप्रिसिएशन लगाना है बिल्डिंग के ऊपर, तो जो डेप्रिसिएशन होता है बच्चों वो प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ शो किया जाता है, डेबिट साइड में, यानी एक्सपेंडिचर साइड में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ डेप्रिसिएशन दे रखा है किसी भी एसेट्स के ऊपर, जरूरी नहीं है वो बिल्डिंग है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो मशीन है, चाहे वो कोई भी आइटम दे रखी है जिसके ऊपर हमें डेप्रिसिएशन बोला गया, और वो जो डेप्रिसिएशन होगा वो पर्टिकुलर एसेट्स में से क्या होता है, बैलेंस शीट में से माइनस हो जाता है। इसके बाद बच्चों हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश और बैंक का। बच्चों जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश और बैंक का वो हमारे पास कहाँ आएगा, वो हमारी एसेट है, तो उसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे हम, यहाँ पर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो क्लोजिंग कैश का बैलेंस है या बैंक का बैलेंस है वो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, यानी ये बैलेंस शीट जो है हमारी ईयर के जो एंड में होगी वो होगी, यानी ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। और जो ओपनिंग वाला होगा वो कौन सी बैलेंस शीट में आएगा, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। तो बच्चों आपको पता लग गया कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये हमारे पास सारी ट्रांजेक्शन दे रखी हों तो उसे हमने कहाँ कहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड करना है। बच्चों अभी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, ये इसकी इनकम साइड होती है और ये इसकी एक्सपेंडिचर साइड होती है। बच्चों जब इनकम साइड एक्सपेंडिचर साइड से ज्यादा हो तो हमारे पास क्या बैलेंस बचता है, क्रेडिट बैलेंस बचता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, तो उसे हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर डेबिट में। किस नेम से नोट करते हैं हम उसको, सरप्लस के नेम से। जैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाते थे, यहाँ पर नेट प्रॉफिट आता था हमारे पास, यहाँ पर क्या आएगा, सरप्लस आएगा। अगर हमारी जो बच्चों डेबिट साइड जो है, एक्सपेंडिचर साइड जो है इनकम साइड से ज्यादा हो तो हमें लॉस हो जाता है, तो इसे हम यहाँ पर किस नेम से नोट करते हैं, डेफिसिट नेम से, यानी बाय डेफिसिट। ठीक है। तो और उसके बाद बच्चों जो ये सरप्लस होता है और ये जो डेफिसिट होता है ये कहाँ पर जाता है, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो हमारा कैपिटल फंड होता है यहाँ पर, तो इसमें वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सरप्लस, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे सरप्लस। अगर हमारे पास डेफिसिट होगा तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
तो इसी के साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। बच्चों अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है और उससे हमने अकेला जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। बच्चों अभी हमने कॉन्सेप्ट कर लिया कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैसे तैयार किया जाता है और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो कैसे तैयार किया जाता है। तो आइए अब हम इसकी फर्स्ट इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है हमारे पास में क्या दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ गोल्डन क्रिकेट क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो यहाँ पर हमारे पास जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है क्वेश्चन में और हमने यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है प्रिपेयर करना है कौन से सेशन के लिए, 31 मार्च 2020 के लिए। देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, उसके बाद कैश एट बैंक का जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। ये दोनों ही जो आइटम्स हैं या ट्रांजैक्शंस हैं ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आती हैं, आपको पता है, क्योंकि ये हमारा ना तो एक्सपेंसेस है और ना ही ये हमारी इनकम है, ये हमारा बैलेंस है कैश का। और कैश का जो बैलेंस है बच्चों वो हमारी एसेट होती है, तो ये कहाँ पर जाएंगी, हमारी बैलेंस शीट में। उसके बाद हमारे पास दे रखे हैं सब्सक्रिप्शंस। सबसे पहले दे रखे हैं 2018-19 के सब्सक्रिप्शन 30,000, उसके बाद 2019-20 के 2,25,000 और उसके बाद 2020-21 के सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं 10,000। बच्चों आपको पता है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हम एक्रूअल बेसिस पर बनाते हैं, यानी जो हमारा 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जो हमने सब्सक्रिप्शन कमाया होगा यानी एक्रूड हुआ होगा, हमने सिर्फ वही लेना है। इसके अलावा हमने इस टाइम पीरियड के अलावा हमने कोई भी जो सब्सक्रिप्शन है वो नहीं लेना है। यहाँ पर 18-19 है, ये हमारा इस साल का जो है सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये प्रीवियस ईयर का है, तो इस वजह से ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। और उसके बाद 20-21 वाला ये हमने एडवांस में रिसीव कर लिया अगले साल का, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो ये बैलेंस शीट में कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटी साइड में, तो ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगा, जो 2019-20 वाला है 2,25,000 रुपये जो हमने इस साल कमाया है, हमने सिर्फ वही लेना है और नहीं लेना है। इसके बाद हमारे पास दे रखी है डोनेशन फॉर बिल्डिंग रिसीव साइड में। बच्चों ये हमें डोनेशन रिसीव हुई है, ये हमारी जनरल डोनेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे लिखा हुआ फॉर बिल्डिंग, ये स्पेशल काम के लिए हमें रिसीव हुई है, तो ये हमारी इनकम नहीं है, तो ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। जब हमें डोनेशन किसी स्पेशल काम के लिए रिसीव होती है तो वो हमारी इनकम नहीं होती है, तो इस वजह से ये भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये आइटम नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पेमेंट्स दे रखी हैं। सबसे पहली दे रखी है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद लाइटिंग, वो भी हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद रेट एंड टैक्सेस दे रखे हैं, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड कोरियर। उसके बाद आइटम है हमारे पास वेजेस एंड सैलरीज। इसके बाद बच्चों हमारे पास रिसीप्ट साइड में दे रखा है टू एंट्रेंस फीस। बच्चों मैंने आपको एंट्रेंस फीस का कंसेप्ट करवाया था। जब एंट्रेंस फीस हमारे पास दे रखी हो और क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो जो एंट्रेंस फीस होती है बच्चों वो हमारी कौन सी रिसीप्ट होती है, रेवेन्यू रिसीप्ट, मतलब बार बार जो हमें रिसीव होगी। तो रेवेन्यू रिसीप्ट होने की वजह से वो कहाँ आएगी हमारे पास, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड में। उसके बाद है टू लाइफ मेंबरशिप फीस। बच्चों जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है वो हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होती है, हमारा एक्सपेंसेस नहीं होता और ना ही ये हमारी इनकम होती है, तो इस वजह से ये कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। उसके बाद है टू इंटरेस्ट। बच्चों हमारे पास रिसीप्ट साइड में इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो रिसीप्ट साइड में दिया हुआ तो यानी हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, जो हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो इस वजह से ये हमारी क्या होगी, इनकम होगी, तो कहाँ आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। उसके बाद है लोकल रेंट 42,000, ये भी हमें रिसीव हुआ है। उसके बाद बच्चों हमारे पास एक्सपेंसेस में दे रखा है बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय परचेज ऑफ फर्नीचर, और उसके बाद हमारे पास कैश के जो है क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। तो हमारे पास ये सारा क्वेश्चन दिया गया है और उसमें ये ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। तो आइए इन ट्रांजैक्शन से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं सेशन 2019-20 के लिए। बच्चों अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन को रीड आउट किया। बच्चों यहाँ पर मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो प्रोफार्मा है वो तैयार कर लिया है सेशन
2020 के लिए। बच्चों इसकी जो डेबिट साइड होती है वो आपको पता है वो एक्सपेंडिचर साइड होती है और क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है। और बच्चों जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो हमेशा एक्रूअल बेसिस पर बनता है, यानी जो हमारा सेशन है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक का, उस टाइम पीरियड के अंदर हमने जो खर्चा किया है वो कहाँ आएगा, इसकी डेबिट साइड में। और उस टाइम में जो हमने इनकम अर्न करी है वो कहाँ आएगी, हमारी क्रेडिट साइड में। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया था उसमें सबसे पहले जो बैलेंस हमारे पास दिया गया था वो किस चीज़ का बैलेंस था, कैश का। और कैश हमारी एसेट्स होती है, वो ना हमारा एक्सपेंडिचर होता है और ना वो हमारी इनकम होती है, तो इस वजह से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास दिए गए थे सब्सक्रिप्शन, 3 सेशन के दे रखे हैं, 2018-19, फिर 19-20 और 20-21। हमारा सेशन कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक के। तो कौन से सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आएंगे, 2019-20 के, और वो हमारी इनकम है तो वो कहाँ आएगा, इसकी क्रेडिट साइड में। बाय सब्सक्रिप्शंस कितनी अमाउंट दे रखी है, 2,25,000 की, जो हमने इस साल अर्न किए हैं वही लेने होते हैं यहाँ पर, चाहे हमने वो रिसीव किए हैं या नहीं किए। इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ ये दे रखा है कि इस साल का हमने ये रिसीव किया है, तो कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो हम ये मानकर चलेंगे कि जो हमने अर्न किया है वही हमने सारा रिसीव कर लिया। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दी गई है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये स्पेशल काम के लिए हमें रिसीव हुई है, तो वो हमारी इनकम नहीं है, वो कहाँ आएगी, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। इसके बाद हमारे पास रिसीप्ट साइड में दी गई है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस अगर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है, तो वो आ जाएगी यहाँ पर इनकम साइड में। बाय एंट्रेंस फीस 23,000 की। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस बच्चों हमारी लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट में आएगी, लाइबिलिटी साइड में, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। इसके बाद हमारे पास दिया गया है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो इंटरेस्ट कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्रेडिट साइड में। कितनी अमाउंट दे रखी है, 18,000। उसके बाद है लॉकर रेंट। लॉकर का रेंट रिसीव हुआ है, वो भी हमारी इनकम है, हर साल हमें बार बार रिसीव होगी, तो वो भी आ गए यहाँ पर, बाय लॉकर रेंट। कितना, 42,000 रुपीज़। ये हो गई सारी रिसीप्ट साइड जो हमारे पास दे रखी थी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। इसके बाद आ गई हमारे पास पेमेंट्स। पेमेंट्स है सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो ये बच्चों हमारा खर्चा है इस साल का, तो यहाँ पर डाल देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 38,750 रुपीज़। हर साल होने वाला खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस है। उसके बाद है लाइटिंग। लाइटिंग का खर्चा, ये भी हमारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, तो ये भी आ गया यहाँ पर। अमाउंट दे रखी है 26,250। उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस की अमाउंट दे रखी है, वो भी हमारा एक्सपेंसेस है इस साल का, रेवेन्यू एक्सपेंसेस बाय रेट एंड टैक्सेस। अमाउंट है 17,000। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस दे रखे हैं, वो भी हमारा एक्सपेंस है, बाय टेलीफोन चार्जेस 2,600 रुपीज़। उसके बाद पोस्टेज एंड कॉरियर के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, टू पोस्टेज एंड कोरियर। अमाउंट दे रखी है 2,000 रुपीज़। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज दे रखी हैं, वो भी हमारा एक्सपेंस है, बाय वेजेस एंड सैलरीज 88,000। उसके बाद हमारे पास इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है, वो भी हमारा एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट दे रखी है 15,000। उसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया गया है परचेज ऑफ फर्नीचर 2 लाख रुपीज़। बच्चों फर्नीचर हमने खरीदा है, तो वो हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है,
तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एसेट्स हो जाएगी जब हम वो खरीदेंगे। तो वो हमारा बार बार होने वाला खर्चा नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं है, तो इस वजह से वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। अगर हमारे पास फर्नीचर के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन बोला गया होता तो वो यहाँ पर आता। इसके बाद हमारे पास कोई और ट्रांजेक्शन नहीं दे रखी, कैश बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग, तो वो हमारी एसेट्स होती है, तो वो कहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा। तो बच्चों ये सारी ट्रांजेक्शन हमने डाल दी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो क्रेडिट साइड है हम उसका क्या करेंगे, टोटल लगा लेंगे। इसका जो टोटल आएगा हमारे पास आ गया 3,08,000। ये कौन सी साइड का टोटल है, इनकम साइड का टोटल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे एक्सपेंडिचर का टोटल लगा लेंगे। ये हमारे पास सारे एक्सपेंडिचर का जो टोटल है वो कितना आएगा, 1,89,600 आ गया इसका टोटल। बच्चों अब हम क्रेडिट साइड यहाँ पर हमारी ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है। जब हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड ज़्यादा हो, यानी इनकम साइड एक्सपेंडिचर साइड से ज़्यादा हो, तो हमारे पास क्या बचता है, सरप्लस। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सरप्लस। 3,08,000 में से हम क्या करेंगे, 1,89,600 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बैलेंस बच जाएगा सरप्लस का 1,18,400 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दोनों साइड्स का टोटल लगा देंगे 3,08,000। तो बच्चों आपको पता लग गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने कैसे बनाना है, अगर हमारे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। इधर साइड हमने खर्चे डालने होते हैं और इस साइड हमने इनकम डालनी होती हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया।